So hello comrades, this is the second part of the video on historical background of the constitution. So I had to divide the video of 20 minutes into two parts because of the lack of internet speed, and जो मेरा वीडियो एडिटर है मोबाइल में वो सपोर्ट भी नहीं करता है इतना लंबा वीडियो भी. सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ बियर विथ मी. तो देखते रहिए वीडियो को. आई होप इट विल हेल्प यू. सो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू just make it better. I'll try to download some software, I'll try to purchase some software, and I will try to make better videos. Thank you. इंडिया एक्ट ऑफ 1919 अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो जैसे बताया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो इसमें जैसे बताया था जो मॉन्टेगू जो सेक्रेटरी होगा और चेम्सफोर्ड जो क्या होगा आपका वाइसरॉय होगा. तो फीचर्स क्या था? रिलैक्स द सेंट्रल एंड प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. तो इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिमार्केट कर दिया था. इसको डायरार्की बोलते हैं. आपका ये डायरार्की का सिस्टम इसमें लेके आया था. प्रोविंशियल सब्जेक्ट इंटू दो पार्ट बनाया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट. द रिजर्व सब्जेक्ट जो था वो एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर. गवर्नर का जो रिजर्व सब्जेक्ट जो गवर्नर वो करता था. गवर्नर मतलब उस समय का गवर्नर, नॉट आज का गवर्नर वाला नहीं. विद द एड ऑफ द मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. और रिजर्व सब्जेक्ट जो था वो एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो उसको भी गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव वो करता था, लेकिन विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में थोड़ा वो भी होता था, रेस्पॉन्सिबल होता था, लेकिन जो एड एंड एडवाइस ऑफ द वो लेता था आपका, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में कोई एड एंड एडवाइस नहीं लेता था. तो इसमें डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो हम पहले बोला डायरार्की, वो जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट का सिस्टम था उसको डायरार्की बोलते हैं. इसका बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड डायरेक्ट इलेक्शन को भी कंट्री में फर्स्ट टाइम इसी में लेके आया था. बाइकैमरलिज्म समझता होगा, जिसमें दो हाउस ऑफ द वो होता है आपका पार्लियामेंट में दो हाउस, जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा. सो डेट इज़ कॉल्ड बाइकैमरलिज्म, टू हाउसेस. तो वो सिस्टम भी इधर आया था. इसका डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम आया था. इट रिक्वायर्ड 3 आउट ऑफ 6 मेंबर वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू रीड इट. इसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट इसी में आया था, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का फर्स्ट टाइम 1926 में. बट स्टिल ऐसा है कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वो 1935 में आया था, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलने से पहले 1926 में आया था. इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वोटिंग का राइट. सो इसमें फर्स्ट टाइम ये आपका इस एक्ट का अंदर में आया था. वो लिमिटेड था, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन का अंदर में बेस पे दिया गया था. तो और इसमें एक बात ये है कि जो 1909 में एक कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम था, कम्युनल इलेक्टोरेट जो मुस्लिम लोग को दिया था अलग से इलेक्टोरेट, लेकिन इसमें उसको दे हैव एक्सटेंडेड इट इन टू सिख क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन यूरोपियन लोग को एक्सटेंड कर दिया था. इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट. सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को भी अलग अलग कर दिया था. एंड ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू एनेक्ट देयर बजट. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बजट एनेक्ट करने का पावर दिया था. तो पहले कौन सा में बजट डिस्कस करने का पावर दिया था उसको आप लोग एक बार सोच लीजिए दिल में. सो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कॉल्ड एज द इंडियन लेजिस्लेचर. इधर से फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर बोलने शुरू हुआ था. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका पता आया था साइमन कमीशन 1927 में. उसमें कितना मेंबर था याद कर लीजिए, 8 था. इसका बाद राउलेट एक्ट, तो उसको भी देख लीजिए. राउलेट एक्ट क्या था, ऑथोराइज गवर्नमेंट. इसका बाद आया था सिग्निफिकेंस. सो दिस वाज इंटेंडेड टू स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के का तरफ में एक स्टेप था, बट ऐसा हुआ नहीं था. इसके बाद डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट वेर नॉट सेटिस्फैक्टरी नहीं था. डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का पास था. सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंस मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का पास था. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट. तो इसी से इंडिया का 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है, ऐसा बोलते हैं. सो इट वॉज सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. सो इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट एंड यूनिट्स. तो वो उसका ऊपर वो काम किया था. द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट. जो 3 लिस्ट का भी है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो भी इसी में आया था. उस समय 36 आइटम था. तो 36 आइटम था कॉन्करेंट में, और 59 आइटम्स था फेडरल लिस्ट में. इसका बाद प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स था. तो ये सब आइटम्स कितना था वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अभी डिवीज़न ऑफ जो पावर है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, that बिगन हियर ओनली. यू कैन सी द ओरिजिन हियर.
सो डायरार्की जो पहले 1900 आपका 1919 में जो डायरार्की देखा था ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, उसको प्रोविंशियल उसमें लेवल में हटा दिया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया था, लेकिन डायरार्की एट द सेंटर लेके आया था। द बोर्ड ऑफ डायरार्की एट द सेंटर, सेंटर में फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। इसके बाद बाइकैमरलिज्म जो पहले उसमें देखा गया था, उसको भी इंट्रोड्यूस इन 11 प्रोविंस में भी इंट्रोड्यूस किया था। एंड सम रेस्ट्रिक्शन वेर पुट, हाउएवर मैनी रेस्ट्रिक्शन वेर प्लेस्ड ऑन देम। सो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिफरेंट क्लासेस वीमेन लेबर ना, तो सेपरेट क्लासेस जैसे कि 1919 में भी हम लोग देखा था एक्सटेंड हुआ था, तो इसमें डिफरेंस क्लास और वुमेन और लेबर को भी एक देने का वो कोशिश किया गया था, एक्सटेंड किया था। इसका फ्रेंचाइज राइट जो पहले देखा था उसमें आया था, तो इसको 10% टोटल पॉपुलेशन को दे दिया था। पहले तो टैक्स का राइट टैक्स प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिया था और एजुकेशन के बेसिस पे, बट नाउ राइट जो पहले देखा था उसमें आया था, तो इसको 10% टोटल पॉपुलेशन को दे दिया था। पहले तो टैक्स का राइट टैक्स प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिया था और एजुकेशन के बेसिस पे, बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन। सो इसीलिए बोलता है कि ब्रिटिश लोग बोला, जो जब भी वो लोग बोलने से कि it is said that they have given the right to vote, but it was never right to vote in true sense में क्या है कि सबको नहीं दिया गया था, जस्ट 10% और 5% ऑफ द पॉपुलेशन वर एंजॉइंग दिस राइट, और जो वो भी जो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज वगैरह का था, एफ्लुएंट फैमिलीज ओनली। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट वो हुआ जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी एक्ट का थ्रू से इस्टेब्लिश हुआ 1935 में। उसके बाद पहले जो बोला था, आई सेड इट अर्लियर दैट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का ओरिजिन भी यहीं पे देखा गया है। सो इट प्रोवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। सो फेडरल कोर्ट का भी एस्टैब्लिशमेंट इसी में देखा गया। सो इसको इवोल्यूशन जब करता है तो क्या बोलते हैं, नो प्रियम्बल, कोई प्रियम्बल नहीं था इसका, तो एम्बिग्विटी था ब्रिटिश का कमिटमेंट टुवर्ड्स द डोमिनियन, देयर वाज no clear cut commitment of British. So there were no bills of right, means no rights were given. तो इसका बाद जो बहुत सारा सेफगार्ड्स एंड दिया गया था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नर को, तो देयर वर मेनी सेफगार्ड्स। सो इसलिए इसको बोला गया था कि जनरली वर्क एज ए ब्रेक इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एक्ट। तो ये जो है आपका सेफगार्ड्स और स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नर, तो ये एक्चुअली हिंडर करता था फंक्शनिंग ऑफ द एक्ट में। तो द एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स टू द सेपरेटिस्ट, तो ये कम्युनल इलेक्टोरेट्स का जो एक्सटेंशन था जो कि 1909 से हम लोग देखा गया था, 1919 में भी एक्सटेंड हुआ, तो इसमें भी एक्सटेंड हुआ। सो एक्चुअली वो आपका एक कम्युनल टेंडेंसी और सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को इंडिया में प्रोलिफरेट होने का मौका दे रहा था। एंड द एक्ट प्रोवाइडेड a rigid constitution with no possibility of internal growth. राइट ऑफ अमेंडमेंट वॉज रिजर्व विद ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो अमेंडमेंट करने का राइट भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को था। सो इसीलिए बहुत रिजिड हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका कॉजेस क्या क्या हुआ है उसको पढ़ लीजिए। जो कॉजेस क्या था ये एक्ट का आने का, तो वही था जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1928 में जो आया था, उसका बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हुआ था 1930s में। इसका बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट, तो ये सब पूना पैक्ट बिटवीन गांधी और अम्बेडकर, वो क्या है उसको देख लीजिए, पीटी प्रेस क्लास के लिए था। तो वो सब हुआ था। इसका फाइनली हम लोग का भारत का आज़ाद होने का एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। यहाँ से इतना कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है, इस बार जैसे हमको पूछा था। तो इसमें वही है कि वर्ल्ड वार 2 कोस क्या है, वर्ल्ड वार 2 एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिश जो वीक हो गया था, तो INA भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इसके बाद। देन दे हैव टू सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया, एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी with the slogan of do and die, as you know, do or die। तो ऐसा हो गया था। तो ब्रिटिश वेयर लाइक प्रेशराइज टू पास दिस एक्ट। तो इसमें इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिश, तो हर जगह रिवोल्ट हो रहा था, ब्रिटिशर का हालत भी ख़राब था बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स। तो उसके लिए ये एक्ट बाद में आ गया। तो इसका प्रोविजंस क्या था, एक्सटेंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। सो उसको रूल को एंड कर दिया, द ब्रिटिश रूल को। इसके बाद 15 अगस्त से 1947 से उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा बोला, सॉवरेन। तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या है,
उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। एक बाद में हम लोग भी आस्ते आस्ते ये सबको वर्ड का मीनिंग देखते जाएगा एज वी प्रोसीड टुवर्ड्स कंप्लीटिंग दिस लक्ष्मीकांत। सो इसमें पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी तो जो था एबोलिश कर दिया, बट स्टिल वी हैव पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, लेकिन उस सेंस में नहीं, इन ए डिफरेंट सेंस। सो टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन पाकिस्तान और इंडिया का इंडिया में वो होगा, क्रिएट होगा बोल के बोला। देन द गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर टू एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हेड, जो गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का हिसाब से दे विल वर्क। It discontinued the appointment of civil services and reservation of post by Secretary of State of India. So it empowered the Constitution Assembly of the two dominions to frame and adopt any constitution, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है बोल के तो उसको एम्पावर कर दिया, अपना अपना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, और रिपील कर सकता है कोई भी एक जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का है। और वो दैट ऑल्सो इंक्लूड इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ, इंडिपेंडेंस एक्ट को भी वो कर सकता है, आपका रिपील कर सकता है चाहे तो वो था बात। Crown ceased to be the source of authority. Crown ceased to be the source of authority means Crown was no longer the authority over India and the Pakistan जो कि क्रिएट हुआ था। डोमिनियन स्टेटस बस गया, डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। तो वही है इसका लॉर्ड। इसमें थोड़ा फैक्ट देख लीजिए एक दो। लॉर्ड माउंटबेटन जो था लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ब्रिटिश, इसका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था। फिर श्री राजागोपालाचार्य था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। तो ये शॉर्टकमिंग्स क्या है बोलने से, इट गोट इंडिया डिवाइडेड इनटू टू नेशंस, इंडिया पाकिस्तान। इंडियन इंडिपेंडेंस वाज मच डिलेड। इसका बाद फॉर प्रिंसली स्टेट द प्रोविजन वाज मेड दैट दे वर फ्री टू जॉइन डोमिनियन ऑफ इंडिया एज और पाकिस्तान और रिमेन इन इंडिपेंडेंट। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था, तो बाद में कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट्स में थोड़ा इशू आया था, तो उसका बाद में हम लोग देखेगा। तो दिस वाज द इसका बाद हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा। तो दिस वाज द एक्ट पार्ट, एक्ट चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट वाला पार्ट था लक्ष्मीकांत का। सो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।